हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एमसीक्यू टाइप में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द मेन्स पावर सप्लाई ऑफ ए हाउस इज थ्रू अ 2 एम्पियर फ्यूज। How many 50 watt bulbs can be used in this house at a normal voltage? नॉर्मल वोल्टेज पर आप कितने बल्ब जला सकते हो 50 वाट के 2 एम्पियर के फ्यूज़ के अंदर। देखिए, नॉर्मल वोल्टेज हो गए आपके 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट से आपका एम्पियर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 440 हो गया। 440 को 50 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। आपका आंसर होगा 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन योर सिटी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 40 पैसे पर किलोवाट आवर। आपके शहर में 1 किलोवाट आवर के आपको 40 पैसे देने हैं। यू पे फॉर, तुम किसके पैसे देते हो? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के पैसे तो नहीं देते, और इलेक्ट्रिक चार्ज के भी नहीं देते, इलेक्ट्रिक पावर के भी नहीं देते, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसके देते हो। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ साउथ नॉर्थ। देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होती है? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होती है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होती है। क्वेश्चन है अगला, द मेन्स पावर सप्लाई ऑफ अ हाउस इज थ्रू अ 20 एम्पियर फ्यूज। When a 1500 watt heater is used in this house, how many hundred watt bulbs can be used simultaneously? The supply is at 220 volt and the appliances are at rate of 220 volt. देखिए, यहाँ पे आपके पास करंट दे रखा है, आपके पास 20 एम्पियर एंड पावर दे रखी है 1500 वाट, और यूज्ड इन दिस हाउस। इस घर में 1500 वाट का एक हीटर काम कर रहा है, और 20 एम्पियर की सप्लाई दे रखी है। तो आप 220 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 220 में, तो ये 440 और 20 मतलब 4400 4440। देखिए, 1500 का आपने हीटर चला दिया उसमें से 4400 में से, तो 4000 में से आप 1000 गए तो 3000 बचे। 3000 में से भी 400 बचे, 3400, उसमें से भी 500 गए तो 2900। 2900 को आप अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 29 बल्ब बचे। तो आप 100 वाट के 29 बल्ब 29 बल्ब जला सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। किसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? सॉरी, ये 2 बार हो गया क्वेश्चन। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड आर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर, वो कैसी होती हैं? अलोंग द एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, अंदर पूछ रहा है सोलेनोइड के अंदर कैसी होती है। सोलेनोइड के अंदर तो अलोंग एक्सिस होंगी, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, लेकिन वहाँ क्या होगा कि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होगा? पैरेलल होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A strong bar magnet is placed vertically above a horizontal wooden board. The magnetic lines of force will be। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग वार मैग्नेट है, वो प्लेस्ड हो रही है हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड पर। हॉरिजॉन्टल है, वुडन बोर्ड उस पर रखी हुई है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स विल बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी उसमें? इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। देखिए, ये कोई टेबल है, ये कोई टेबल है, इस पर यहाँ पे बार मैग्नेट रखी हुई है। तो आपको क्या, यहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों तरफ ही तो होंगी, अराउंड द मैग्नेट की चारों तरफ होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ मैग्नेट के आसपास होती हैं। तो इसमें आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ब्लैंक आर जनरली मेड अप ऑफ प्योर टिन और एन एलॉय ऑफ टिन विद अदर मेटल्स लाइक कॉपर। तो जो फ्यूज वायर्स हैं वो टिन के बने हुए होते हैं। आंसर आ गया आपका फ्यूज वायर। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर किससे बनाया जाता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन द, देखिए नॉर्थ पोल कहाँ है, ज्योग्राफिकल साउथ में, यहाँ उल्टा होता है। देखिए जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, लेकिन मैग्नेटिक साउथ हो गया यहाँ, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया यहाँ, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यह मैग्नेटिक क्या होगा, साउथ होगा ऊपर नॉर्थ की तरफ। तो ये होता है, और थोड़ा टिल्ड होता है, मतलब उसकी एक्सेस ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, और ये ज्योग्राफिकल एक्सेस होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रिवेंट ए शॉर्ट सर्किट बी ओवरलोड। देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज किसके लिए काम आता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाने के लिए। देखिए दोनों से बचाने के लिए काम आता है, शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है और ओवरलोड से भी बचाता है। तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द गिवन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। इनमें से कौन सा अट्रैक्ट नहीं होता किसके प्रति, मैग्नेट के प्रति। देखिए आपका जो स्टील है ये आयरन से बना होता है, कोबाल्ट और निकल दोनों ही आयरन से सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ब्रास की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ब्रास होती है आपके पीतल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओवरलोडिंग हैपन्स बिकॉज। ओवरलोडिंग किस वजह से होती है। देखिए पहला देखा है ऑफ कनेक्टिंग मैनी अप्लायंसेज टू अ सिंगल सॉकेट। ये भी हो सकता है कि आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेज लगा दें, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट की संभावना बनती है, और ओवरलोडिंग की संभावना बनती है। शॉर्ट सर्किट होने पर भी ओवरलोडिंग की संभावना बनती है। ऑफ हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, और हाँ अगर सप्लाई वोल्टेज अगर 220 वोल्ट से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ भी आपकी ओवरलोडिंग हो जाती है। तो आपके इनमें से किसी भी केसेस के कारण ओवरलोडिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द गिवन करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक फील्ड को एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से। देखिए तो इनमें से करता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मान लीजिए ये कोई लॉन्ग वायर है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इससे अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है इसमें ऊपर की तरफ, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो आगे ऑप्शन हो गया डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द शेप ऑफ अ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजिनरी। देखिए जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, वार मैग्नेट की तरह होती है। किसकी तरह, वार मैग्नेट। जैसी वार मैग्नेट प्रोड्यूस करती है वैसी अर्थ की मैग्नेट प्रोड्यूस करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द गिवन हैज इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें से किसकी वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि इंड्यूस्ड चार्ज बनता है, जैसे कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स आपने पढ़े हैं, वो 12th में पढ़ेंगे आप। तो यहाँ अगर आपके पास यहाँ वोल्टेज दे रखी है AC वोल्टेज, तो यहाँ आपको चेंज इन करंट दे रखा है, और यहाँ एक दूसरी और ये है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा के आप यहाँ पे क्या होता है कि आपको करंट मिलता है, किससे, इंडक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका ऑप्शन डी आपका ट्रांसफॉर्मर इसकी एक डिवाइस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग। देखिए इनकरेक्ट लाइन, सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है आपका द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन द विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। देखिए ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है मैग्नेटिक कंपास का। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, वहाँ पूछा है स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है। दूसरी रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए ये भी करेक्ट है, क्लोज कर्व होते हैं। देखिए आप बार मैग्नेट अभी बनाएंगे कभी भी, अगर सोलेनोइड के आपने अंदर देखा होगा तो ऐसे करके मूव होते हैं बार मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये गलत है आपका। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अगर पैरेलल हो एक दूसरे के तो वो इक्वी डिस्टेंस पे हों, किस पे हों, एंड इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पर हों, दे रिप्रेजेंट जीरो और स्ट्रेट। देखिए ये स्ट्रेट
लाइन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है 0 स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की शो करते हैं, तो ये रॉन्ग है आपका स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एट वन एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज, दिस एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी। देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल की डायरेक्शन एक एंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे वो क्लॉकवाइज होती है, तो वो डायरेक्शन कौन सी है, वो है साउथ पोल। क्या है, साउथ पोल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, द फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट वेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज। देखिए तो फ्रंट फेस है सर्कुलर वायर का, वो करंट कैरी करता है, वेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ वेव करता है। जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो फेस होती है सर्कुलर वायर में, वो कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वंस इन ईच। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में हाफ रोटेशंस होते हैं। कैसे रोटेशंस होते हैं, हाफ। आपने देखा होगा कॉइल ऐसे बनी होती है, उसके कम्यूटेटर्स ऐसे लगे होते हैं, ऐसे करके कम्यूटेटर्स लगे होते हैं, तो आधे खुले हुए होते हैं, तो हाफ रोटेशन ही होता है। तो अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन, एक मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ए रेक्टेंगुलर कॉइल of copper wire is rotated in a magnetic field, the direction of induced current changes once in each। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो रोटेट की जा रही है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायरेक्ट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, वन से नीचे। देखिए हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज होगी, वो चेंज की बात कर रहा है, करंट की डायरेक्शन कब चेंज होगी, हाफ रिवॉल्यूशन में। किसमें, हाफ रिवॉल्यूशन में। आगे चलते हैं 23 की तरफ, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। देखिए शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो करंट है सर्किट के अंदर वो इंक्रीज होता है, तेजी से इंक्रीज होता है। क्या होता है, तेजी से इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, तभी तो आपका फ्यूज ब्रेक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए चलते पढ़ते हैं। इन ए हाउस सर्किट लैंप्स आर यूज्ड इन पैरेलल, हाउस सर्किट के अंदर लैंप्स पैरेलल में यूज की जाती हैं। ये देखिए लैंप्स पैरेलल में यूज की जाती हैं, ये सही है। और इन स्विचेस फ्यूजेस एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक्स शुड बी प्लेस्ड इन नेचुरल वायर। देखिए स्विच और फ्यूज सर्किट ब्रेकर्स ये सारे किस में लगाए जाते हैं, नेचुरल वायर में, न्यूट्रल वायर में लगाए जाते हैं, जिससे कि करंट की सप्लाई रुक जाए। किसकी, करंट की सप्लाई रुक जाए, कनेक्शन ना हो पाए किससे, लाइव वायर से। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो लाइव वायर में लगाए जाते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ए डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 26, द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग वायर मैग्नेट वाज पुश्ड स्लोली इनटू अ शॉर्ट सोलेनॉइड connected to a galvanometer. The magnet was held stationary for a few seconds with the north pole in the middle of the solenoid and then withdraws rapidly. The maximum deflection of the magnetometer was observed when the magnet was। देखिए अब आपके पास कह रहा है कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर आपको मैग्नेट रखी हुई है, आपने पहले धीरे से मैग्नेट इंसर्ट की उसमें और फिर थोड़ी देर तक रखी रहने दी और फिर निकाल ली, तो आपका जो मैक्सिमम करंट बनेगा वो कब बनेगा। देखिए पहला दरकट मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, ये तो कम बनेगा, जब वो तेजी से निकाली जा रही थी, जितना तेजी से हम उसे निकालेंगे उतना ही तेजी से करंट चेंज होगा, उतना ही तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इससे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे क्या होगा, करंट चेंज होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 27, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट tube lights connected in parallel which can safely be run from a 240 watt supply with a 5 ampere fuse is। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट के ट्यूबलाइट्स लगाए जा रहे हैं पैरेलल में आपके घर में, और वो
220 240 वोल्ट के सप्लाई से पावर ले रहे हैं, उसमें करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो आपका सीधा सीधा कितना हो गया ये, तो आपकी पावर आ गई I इंटू वी, आपकी पावर सीधी सीधी I इंटू वी हो गया यहाँ पे पावर आपका। तो I इंटू वी से आपका निकल के आ रहा है 1200 वाट, 1200 वाट, कितना वो सॉरी 1200 वाट निकल के आ रहा है। और 40 के बल्ब लगाए जाएंगे, तो 1200 डिवाइडेड बाई 40, तो आपके पास आंसर होगा 30, आपके पास आंसर आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए आपने ये तो पढ़ाई होगा, जब परपेंडिकुलर कंडीशंस बनती हैं तीनों की, आप लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग से लेफ्ट राइट रूल पढ़ते हैं, और 90 डिग्री पे होना चाहिए तीनों को, तब आपका मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम आपका रिफ्लेक्शन होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, रिफ्लेक्शन होता है, फोर्स लगता है, तो ये 90 डिग्री पे होता है मैक्सिमम। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज, कितनी 0 हर्ट्ज। आपके पास द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जो डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिक करंट बनाने के काम आती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाने के काम आती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। कितना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 31, ईच वन ऑफ द गिवन चेंजेस विल इंक्रीज ईएमएफ और वोल्टेज इन अ सिंपल जनरेटर एक्सेप्ट। इनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रिक जनरेटर में ईएमएफ इंक्रीज करेगा, तो और वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, इनमें से कौन सा ये बताना है। तो देखिए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, एमेचर कॉइल में टर्न्स का नंबर इंक्रीज करके, वाइडनिंग द कॉइल ऑफ सॉफ्ट आर्मेचर, सॉफ्ट आयरन के कॉइल को वाइड करके, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द गैप इन बिटवीन द एमेचर टर्न्स। देखिए अगर आप टर्न्स के बीच में गैप को कम कर देंगे, टर्न्स के बीच में गैप को कम कर देंगे, तो आपकी जो कॉइल है, जनरेटर है, वो क्या करेगा, इंक्रीज, मतलब वोल्टेज, हाई वोल्टेज देगा। क्या देगा, हाई वोल्टेज देगा। यहाँ आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 32 की तरफ। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बनता है फिनोमिना प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल टू रिलेवेंट मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बनता है एक कॉइल के अंदर, मोशन करा के एक मैग्नेट का एक कॉइल के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सर्किट ब्रेकर्स डिवाइसेस, सर्किट ब्रेकर डिवाइस which can be used in place of fuse in domestic circuit wiring is called। देखिए अब सर्किट ब्रेकर डिवाइसेस आ गई हैं एमसीवीज। क्या है, एमसीवीज। एमसीवी आपके घर में लगी होंगी, तो वो सर्किट ब्रेकर का काम करती हैं। पहले यहाँ फ्यूज हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ एमसीवीज हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई इन इंडिया इज। देखिए यहाँ एसी सप्लाई की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, 50 Hz। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ए 3-pin मेंस प्लग इज फिटेड टू अ केबल फॉर अ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक केटल टू बी यूज्ड ऑन अ 250 वाट एसी सप्लाई, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए एक 3-pin प्लग के जो द्वारा एक 1 किलोवाट पावर की एक इलेक्ट्रिक केटली है, वो 250 वोल्ट सप्लाई से लगी जा रही है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। देखिए फ्यूज शुड बी फिटेड इन द लाइव वायर, फ्यूज लाइव वायर में फिट होगा, नॉट करेक्ट, सॉरी सही नहीं है ऐसा बताना है। देखिए न्यूट्रल वायर इज कलर्ड ब्लैक, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी देखा है A13V, 13 है सॉरी, A13 सॉरी यहाँ पे ऑप्शन भी गलत हो गया थोड़ा। ए फ्यूज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू टू यूज। देखिए एक फ्यूज मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू है यूज करने के लिए, ये आपका गलत है, ये आपका स्टेटमेंट
नो, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है आपका। 13 एम्पियर फ्यूज़ यूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए 13 एम्पियर फ्यूज़ अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो पावर बनती है वो 3150 वाट बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 किलोवाट आवर की एक इलेक्ट्रिक सप्लाई है, अगर उसमें से ज़्यादा पास कर दी हमने तो ये दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, इन नॉर्मल यूज अ करंट ऑफ 3.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ हेयर ड्रायर। एक करंट 3.5 एम्पियर का फ्लो होता है हेयर ड्रायर से। चूज अ सूटेबल फ्यूज फ्रॉम द गिवन। देखिए एक फ्यूज आपको चूज करना है इनमें से एक, 3A 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का और 30 एम्पियर का। इनमें से कौन सा हेयर ड्रायर के लिए फ्यूज यूज होगा? तो आपका आंसर है 5 एम्पियर का। देखिए अगर आप 3 एम्पियर का लेते हैं तो ये कम होगा, 10 एम्पियर का लेते हैं बहुत ज़्यादा होगा, 30 का लेते हैं बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड इनटू अ कॉइल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए जब एक मैग्नेट एक कॉइल के अंदर इंजेक्ट की जाती है, इंड्यूस मतलब वो क्या करती है, मूव की जाती है, तो उसका जो करंट बनाता है, इंड्यूस्ड करंट बनता है, वो किस पर डिपेंड करता है? द स्पीड डिपेंड नहीं करता। द स्पीड विद विच द मैग्नेट इज मूव्ड, जो स्पीड आपकी मैग्नेट को मूव करने में लगती है उस पर डिपेंड नहीं करता। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं करता। द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, वायर की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता। या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। क्वेश्चन नंबर 39, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, ए कार हेडलैम्प्स ऑफ 40 watt works on the car battery of 12 volt. The correct fuse for the circuit of this car headlamp will be। करेक्ट आपको बताना है इसमें क्या होगा। एक 48 वाट की मोटर है और जो 12 वोल्ट की बैटरी पे चलती है, तो 48/12 आपका आंसर आ गया 4। तो 4 एम्पियर का आपका फ्यूज होना चाहिए, लेकिन 5 का भी चल जाएगा आपका। किसका? 5 एम्पियर का, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज दैट। एसेंशियल डिफरेंस क्या होगा AC जनरेटर और DC जनरेटर के अंदर? देखिए क्या होगा एसेंशियल, तो इसमें क्या है कि AC जनरेटर हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइल DC जनरेटर परमानेंट में। ये गलत हो गया। DC जनरेटर विल जनरेट ए हाई वोल्टेज। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है पहला वाला, कि परमानेंट मैग्नेट दोनों में ही होती हैं। और यहाँ कह रहा है कि DC, दूसरे में कह रहा है DC जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज। ये गलत है। AC जनरेटर हाई वोल्टेज, हाइयर वोल्टेज, AC जनरेटर क्या करता है? हाइयर वोल्टेज को जनरेट करता है। ये भी कहीं तक गलत, मतलब गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये रॉन्ग, थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये सही है। AC जनरेटर है स्लिप रिंग्स, वाइल DC जनरेटर है कम्यूटेटर। AC जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स होती हैं और वाइल कम्यूटेटर होते हैं DC जनरेटर के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। तो वही तो कह रहा है क्या डिफरेंस है AC और DC जनरेटर में। तो ये कह रहा है 42, एन MCV विच कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग वर्क ऑन द। देखिए जो MCV है वो आपके शॉर्ट सर्किट होने पर या ओवरलोडिंग होने पर वो सर्किट को ब्रेक कर देगी। इनमें से किसके कारण कर देगी? देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण कर देगी, क्योंकि हीट होगा वायर। अगर मान लीजिए पतला सा वायर आपका फ्यूज़ है और ये आपके फ्यूज़ कनेक्शन में लगा हुआ है और यहाँ से ज़्यादा लोड की अमाउंट, मतलब ज़्यादा करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा? ये इसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर इसके करंट के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा और ये हीट होता रहेगा और ब्रेक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ए 1.25 किलोवाट हीटर वर्क्स ऑन 220 वोल्ट मेन सप्लाई, वाट करंट रेटिंग शुड अ सूटेबल फ्यूज है। तो क्या करंट रेटिंग होगी कि सूटेबल फ्यूज हो जाए इसका? तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका सॉल्व वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे
देखिए यहाँ पे आपकी जो आप सॉल्व करेंगे से यहाँ पे करंट निकालेंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, वो 5 पॉइंट से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपका 10 एम्पियर वाला जो सर्किट वो फ्यूज होगा वो वर्क करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ए टीवी सेट कंज्यूम्स एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 230 वोल्ट वाट्स एंड रन्स ऑन 230 वोल्ट मेन सप्लाई। द करंट फ्यूज, देखिए करंट निकालना है तो 1 एम्पियर का करंट हो गया सीधा सीधा। द करंट फ्यूज फॉर दिस टीवी इज सेट। 44 क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 1 एम्पियर आपका करंट निकलेगा तो आपको 2 एम्पियर का फ्यूज चाहिए, उसके ज़्यादा का चाहिए ना जिससे ब्रेक हो पाए। तो 45, द wake face of a circular loop of wire is found to be south magnetic pole. The direction of current in this phase of a circular loop of wire will be। देखिए एक वैक फेस ऑफ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है और वायर का फाउंड साउथ मैग्नेटिक पोल, उसके बैकवर्ड में, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया है इसके बैकवर्ड में पीछे क्या हो, इसके पीछे हो सर्कुलर लूप का बैक फेस हो। यहाँ क्या है साउथ पोल, मैग्नेटिक का साउथ पोल हो। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप विल बी। देखिए डायरेक्शन कैसी होगी इसमें, मैग्नेटिक अंदर, मैग्नेट कहाँ से बाहर आ रही है, मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल अंदर है तो नॉर्थ पोल तो ऊपर वाली साइड होगा, नॉर्थ पोल से अंदर जा रही है ना साउथ पोल की तरफ मैग्नेट, तो अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ऑफ वायर इज तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका आंसर हो गया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने डिस्कवर किया था, ओरस्टेड। किसने, ओरस्टेड ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, डू नॉट क्रॉस वन अनदर, क्रॉस नहीं करती कभी एक दूसरे को, क्या है क्रॉस नहीं करती हैं वो कभी एक दूसरे को, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सोलेनॉइड व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज, एक एंड से देखा जा रहा है तो उसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, देन दिस एंड ऑफ सोलेनॉइड विल बी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो वो कौन सा पोल होता है, देखिए वो नॉर्थ पोल होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगी तो ऐसे नॉर्थ बनता है हमारा, ऐसे करके नॉर्थ। तो आगे चलते हैं 49। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड करंट कैरिंग के अंदर कितना होगा, इसमें क्या होगा 49 आपका आंसर होगा डी, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। देखिए लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर कैसा रहता है, सभी पॉइंट्स पर सेम ही रहता है, तो आपका कौन सा हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, एक मैग्नेट किसे अट्रैक्ट करेगी इनमें से, एक मैग्नेट किसे अट्रैक्ट करेगी, आयरन और स्टील को अट्रैक्ट करेगी। किसे, आयरन और स्टील को, क्योंकि आयरन और स्टील से ही मैग्नेट बनती है। तो ये थे आज के हमारे पास कुछ 50 क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।